हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने समझा था धातु का सांद्रण और आज पढ़ने वाले हैं धातु का निष्कर्षण। धातु का निष्कर्षण मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, तो धातु का निष्कर्षण की प्रक्रिया दो चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सांद्रित अयस्क होता है उसको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है ताकि उसका अपचयन किया जा सके। तो यहाँ पर हम धातु अयस्क का ऑक्साइड में किस तरीके से परिवर्तित करते हैं वो सीखेंगे और फिर धातु की अपचयन की कौन कौन सी विधियां हैं इसको समझेंगे। जो सांद्रित अयस्क होता है उसे ऑक्साइड में परिवर्तन अयस्क की प्रकृति के आधार पर अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो सल्फाइड अयस्क होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए जो प्रक्रिया है वो अलग है और जिसमें ऑक्सीजन होता है उसके लिए प्रक्रिया क्या है, अलग है। जैसे उदाहरण के तौर पर सल्फाइड अयस्कों के लिए, खासकर सल्फाइड अयस्कों के लिए ऑक्साइड में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होता है उसको बोलते हैं वर्जन या इंग्लिश में बोलते हैं रोस्टिंग, है ना। रोस्टिंग की जो प्रक्रिया है जिसमें ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, खासकर किस प्रकार के अयस्कों के लिए होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाता है। तो भर्जन की प्रक्रिया क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गलनांक से नीचे तक गर्म किया जाता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भर्जन या रोस्टिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जिंक सल्फाइड एक सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि आप इसे गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर ऑक्साइड जो है क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। समझ में आया। अगला है निस्तापन की प्रक्रिया। निस्तापन की प्रक्रिया उनके लिए किया जाता है जो खासकर कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क होते हैं, है ना। और कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क का जब निस्तापन की प्रक्रिया किया जाता है, कैल्सिनेशन की प्रक्रिया किया जाता है, तो वो O2 अनुपस्थित रहता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें ऑक्सीजन है, तो इसलिए O2 की आवश्यकता इसमें होती नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप यहाँ पर समझ सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, जब आप इसको गर्म करते हैं, है ना, गलनांक से नीचे तक, तो कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और CO2 क्या जो है बाहर निकल जाता है। अब मुख्य रूप से भर्जन और निस्तापन में 2-3 अंतर आपको क्लियर कट स्पष्ट याद रहना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि भर्जन की जो प्रक्रिया है वो किसके लिए होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए होता है, जबकि निस्तापन की प्रक्रिया कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्क के लिए किया जाता है। भर्जन की प्रक्रिया में O2 उपस्थित रहता है जबकि निस्तापन की प्रक्रिया में O2 क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। जब आप ऑक्साइड में इसे परिवर्तित करते हैं तो क्या क्या होता है ना, जो अयस्क की नमी है, नमी क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। अयस्क क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। याद रखना है, जब आप भर्जन या निस्तापन की प्रक्रिया करते हैं तो नमी पृथक हो जाता है, अयस्क क्या हो जाता है, शुष्क हो जाता है। वाष्पशील अशुद्धियां जैसे कि सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है, ये सब जो है वाष्प बनकर क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जब आप भर्जन या निस्तापन की रोस्टिंग या कैल्सिनेशन की प्रक्रिया करते हैं तो उसकी नमी पृथक हो जाती है, अयस्क शुष्क हो जाता है, सल्फर और फास्फोरस जैसे वाष्पशील अशुद्धियां वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और जो धातु अयस्क होता है वो ऑक्साइड में क्या हो जाता है, बदल जाता है। सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करने के बाद अगला जो प्रक्रिया होता है वो है धातु का अपचयन। धातु का अपचयन में कौन सी विधि अपनाई जाए, इसके लिए धातु के प्रकृति और उसकी क्रियाशीलता के आधार पर हम अलग अलग विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको पता है कि जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सक्रियता श्रेणी को हम प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटें। तो सबसे उच्च क्रियाशील वाले धातु, फिर मध्यम क्रियाशील वाले धातु और निम्न क्रियाशील वाले धातु, है ना। तो उच्च क्रियाशील धातु में जो उच्च क्रियाशील धातु हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, इन सभी धातुओं का विद्युत अपघटनी विधि से अपचयन किया जाता है। जबकि जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, लेड है, टीन है, जिंक है,
मध्यम क्रियाशील धातु है, इनका जो अपचयन है वो तापीय अपचयन या थर्मल रिडक्शन जिसको कहते हैं, इसके लिए दो विधि हम लोग यूज करते हैं। एक तो कार्बन अपचयन और दूसरा होता है एल्यूमिनो तापीय विधि। तापीय अपचयन से किया जाता है। जबकि जो निम्न क्रियाशील धातु है जैसे सोना है, सिल्वर है, उनका अपचयन रासायनिक अपचयन से किया जाता है, केमिकल रिडक्शन। साथ ही साथ आप रासायनिक अपचयन से कॉपर आयरन का भी रासायनिक अपचयन कर सकते हैं। तो इन विधियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन अपचयन विधि। कार्बन अपचयन विधि में खासकर हम लोग कॉपर, आयरन, लेड, टीन और जिंक इन धातुओं का अपचयन करते हैं। अपचायक के रूप में क्या लिया जाता है? कोक या कार्बन मोनोऑक्साइड, ये लिया जाता है अपचायक के रूप में। और एक तीसरा पदार्थ भी इसके साथ मिलाया जाता है जिसको बोलते हैं गालक। गालक का काम क्या होता है? अपचयन की प्रक्रिया में सहयोग करना। साथ ही साथ जब अपचयन की प्रक्रिया पूरा होता है तो उसके साथ जो अशुद्धियां निकलती हैं उसको पृथक करने में मदद करता है और अशुद्धि के साथ मिलकर धातुमल बनाती है। तो धातुमल क्या होता है? गालक प्लस अशुद्धि को मिला के क्या बनता है? धातुमल बनता है ना। उसके बाद हम जो है इसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर जो धातु अयस्क होता है वो पिघली अवस्था में प्राप्त होता है, जबकि धातुमल भी पिघली अवस्था में प्राप्त होता है। जो ऊपरी परत में होता है उसको हटा लिया जाता है। तो ये कार्बन अपचयन की मेथड है या विधि है। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर यदि आप Fe2O3 को कोक के साथ करेंगे तो आयरन मिलेगा, यहाँ पर भी आयरन मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो अशुद्धि है वो है सिलिकॉन ऑक्साइड और गालक के रूप में क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो अशुद्धि और गालक मिलकर क्या बना रहे हैं? यहाँ पर धातुमल क्या बना रहे हैं? CaSiO3, ये धातुमल बना रहे हैं। तो इस तरीके से कार्बन अपचयन विधि से धातु का अपचयन किया जाता है। धातु अपचयन की अगली विधि है एल्यूमिनो तापीय विधि। एल्यूमिनो तापीय विधि में खासकर उन धातुओं का अपचयन किया जाता है जो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयित नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर क्रोमियम और मैग्नीज, इन धातु का प्रयोग जो है एल्यूमिनो तापीय विधि से अपचयन किया जाता है। ठीक है। इस विधि में क्या होता है? धातु ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम और बेरियम ऑक्साइड को मिलाकर एक, है ना, जैसे जिसको कहते हैं अग्निशः क्रूसिबल, है ना, इसको कहा जाता है, उसके साथ जो है मिलाकर इसको गर्म करते हैं। तो जो धातु ऑक्साइड होता है पिघली अवस्था में आपको नीचे तली में मिल जाता है। ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए एल्यूमिनियम और बेरियम ऑक्साइड का ये पोटली यहाँ पर हमने कर दिया है और ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हमने क्या किया? गर्म किया। गर्म करने पर ये मैग्नीशियम जो है आकर तली में क्या हो जाएगा? आपको पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग एल्यूमिनो तापीय विधि। तो याद रखना है कौन कौन से धातु का इसका अपचयन करते हैं? क्रोमियम और मैग्नीशियम का, है ना। इसमें क्या क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम और बेरियम ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड के साथ, ये याद रखना है। जो विधि है वो है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी विधि में खासकर उन धातुओं का अपचयन किया जाता है जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर उच्च धनात्मक बनाते हैं, जिसमें ज्यादा धनात्मक का गुण होता है, उच्च क्रियाशील होते हैं। ऐसे धातुओं का विद्युत अपघटनी विधि से अपचयन किया जाता है। सबसे पहले जो धातु ऑक्साइड होता है उसको हैलाइड में परिवर्तित किया जाता है। हैलाइड में परिवर्तित करने के बाद उसका क्या करते हैं? हम लोग अपघटन करते हैं। जैसे सोडियम का हैलाइड में परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? NaCl। और ये जो है जब इसका विद्युत अपघटन करेंगे तो Na+ जो है कैथोड पर रिलीज होगा और Cl- जो है एनोड पर रिलीज होगा, और जिसको आप अलग अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम विद्युत अपघटनी विधि से किसी धातु का क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। तो मेथड है वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में सबसे पहला है विस्थापन। सक्रियता श्रेणी में जो उच्च क्रियाशील धातु हैं अपने से निम्न क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देते हैं अपचयन की प्रक्रिया में। तो इसी प्रक्रिया का यूज करते हुए हम जो है धातु प्राप्त करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में से हमें क्या प्राप्त करना है? कॉपर प्राप्त करना है। तो उससे उच्च क्रियाशील धातु कौन सा है? आयरन है। इसके साथ क्रिया कराते हैं। तो इसके साथ क्रिया कराने पर फेरस सल्फेट बनता है, FeSO4 बनता है और कॉपर क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। ये प्राप्त हो जाता है आपको। इसी तरह से कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ करेंगे तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो
जिस यौगिक के साथ आप करते हैं तो उसके धातु को क्या कर देता है, विस्थापित करके अपचयित कर देता है और वो स्वयं उसके साथ यौगिक बना लेता है। तो ये कौन सा प्रक्रिया कहलाता है, विस्थापन। और कौन सी विधि है, रासायनिक विधि। विधि है रासायनिक विधि का, वो है अवक्षेपण विधि। अवक्षेपण विधि में खासकर जो सोना है और जो चांदी है, इन सभी धातुओं का अपचयन करने के लिए किया जाता है। इन धातुओं के अपचयन करने के लिए सबसे पहले हम एक ऐसा लवण तैयार करते हैं जो इनको क्या कर दे, अपचयित कर दे। तो लवण के साथ क्रिया करने के बाद हमें जो है सोना और चांदी प्राप्त होता है। तो ये पूरा का पूरा जो विधि है वो आपको याद रखना है और इस वीडियो को देखकर जो है आपको क्विज देना है ना, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। उस लिंक की मदद से आप इससे रिलेटेड क्विज जो है दे सकते हैं।